नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल के जो पेपर हैं, अब उनकी सारी शिफ्ट पूरी हो चुकी है। आज हो गई है 26 सितंबर और ये सारी शिफ्ट जो है एसएससी सीजीएल के पेपर की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम आज बात करने जा रहे हैं एसएससी के शिफ्ट कैंसिल की। तो आपने देखा होगा कि अब तक 25 से ज़्यादा शिफ्ट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन एसएससी की तरफ से ये नोटिस निकाला जा चुका है 15 सितंबर से पहले ही कि 3 लाख से ज़्यादा बच्चों का एग्जाम जो है बिल्कुल स्मूथली उन्होंने कंडक्ट करा लिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने खुद भी ये बताया है कि 25 से ज़्यादा शिफ्ट जो हैं वो अब तक टोटल कैंसिल हो चुकी हैं। तो उनका जो है अब वो री एग्जामिनेशन वो 26 सितंबर के बाद से दोबारा से कराया जाएगा। तो अब जब कोई बच्चा वहाँ पेपर देने जाता है, पूरी तैयारी करता है, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचता है उसकी शिफ्ट कैंसिल हो जाती है, तो इससे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। तो पहली बात तो यही है कि अगर ये एसएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बिल्कुल स्मूथली करा रहे हैं, लेकिन 25 शिफ्ट फिर भी कैंसिल हो चुकी हैं 25 से ज़्यादा, तो ये किस तरह का स्मूथली प्रोसेस चल रहा है। और अब जो ये एसएससी का शिफ्ट कैंसिलेशन है, अब क्योंकि देखिए शिफ्ट कैंसिल हो रही है, आगे चल के क्या होगा, लगातार हर पेपर में अगर शिफ्ट ऐसे ही कैंसिल होती रही तो ये नया नॉर्मल एक तरह से बन जाएगा। और लगातार अगर शिफ्ट कैंसिल होती रहेंगी तो सबको ये लगा करेगा कि अरे वहाँ शिफ्ट कैंसिल यहाँ, जैसे कि जब टीसीएस एग्जाम कराता था तो कहीं कहीं माउस नहीं चलते थे, तो लगता था कभी किसी का माउस नहीं चला, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अब ये नया नॉर्मल ट्रेंड सेट हो जाएगा कि किसी ना किसी की कहीं ना कहीं पर शिफ्ट कैंसिल होती रहेगी। इससे सबको तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिन जिन बच्चों की शिफ्ट कैंसिल होती है उनके ऊपर सोचिए कि कितना मेंटल प्रेशर रहता है। अब दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे सर्वर फेलियर की, सिस्टम फेलियर की। अब इसमें आप देखिए माउस जो है वो अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ माउस की खराबी की दिक्कत जो है अभी भी कैंडिडेट के साथ फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सर्वर के जो फेलियर है वो भी हो रहा है। सर्वर के फेलियर होने से क्या हो रहा है, जब सर्वर फेल हो जाता है तो जिस भी कैंडिडेट का सर्वर, या तो अगर पूरा ही सर्वर फेल हो गया तो वहां पर एग्जाम ही देर से शुरू हो पाता है, और अगर टाइम पूरा 1 घंटे का मिलता है लेकिन एग्जाम देर शुरू होता है तो उससे छात्रों के मन में एक मेंटल प्रेशर तो हो ही जाता है। और कभी क्या होता है कि किसी बच्चे ने, जैसे मान लीजिए पेपर कर रहा है, अब उसके 20-25 क्वेश्चन हो गए, अब उसका सिस्टम चलना बंद हो गया, सर्वर चलना बंद हो गया, तो अब उसको क्या होता है, वो जो 20-25 क्वेश्चन कर लिए उसको फिर इन्विजिलेटर द्वारा दूसरे सिस्टम को दिया जाता है और उस पर उसको टाइम पूरा 1 घंटे का मिलता है। तो वो जो 20-25 क्वेश्चन उसने कर लिए उसके आंसर तो उसको लगभग याद ही हो जाते हैं, तो वो उनको फटाफट टिक कर देता है। तो उसके बाद के जो क्वेश्चन बचे उसको करने के लिए उसको पूरा 1 घंटे का समय मिलता है। तो ये उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो अन्य कैंडिडेट जो पेपर दे रहे हैं उनके साथ तो एक तरह का अन्याय हो गया, क्योंकि उनको 1 ही घंटे का समय मिल रहा है और उसको पहले जो उसने समय ले लिया वो भी मिल गया और अब 1 घंटे का समय उसको दोबारा मिल गया, प्लस उसको भी 1 घंटे का समय मिला है, तो उसको जब सारे पूरी शिफ्ट छूट जाती है उसके बाद भी वो देर तक बैठा रहता है। तो जो बाहर अगर वो कोई उसको पेपर दिलाने आया है तो उसको बार बार पूछना पड़ता है कि अभी तक मेरे बच्चे का पेपर जो है वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है, अगर वो अपने माता पिता के साथ आया है। तो ये भी एक जो है समस्या उनको फेस करनी पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये हो गया सिस्टम फेलियर के बारे में। अब बात करेंगे टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस की। तो देखिए जो टेस्ट सीरीज है वो अलग अलग टेस्ट सीरीज अलग अलग चैनल के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, अलग अलग कोचिंग के द्वारा। वो टेस्ट सीरीज आपने ली होंगी, उनको लगाया भी होगा, उससे आप एक तरह से प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उस तरह के ही क्वेश्चन आंसर जो है पेपर में पूछे जा रहे हैं। हर पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप किसी भी टेस्ट सीरीज पे डिपेंड नहीं हो सकते। वो खाली आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है। और पीवाईक्यूज जो है यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन वही, क्योंकि जब टेस्ट सीरीज से आप मैच नहीं कर सकते कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पीवाईक्यू पे ही डिपेंड रहना होगा। और आगे के पेपर के लिए भी आपको जो है पीवाईक्यूज वगैरह जो है उन्हीं को ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि पीवाईक्यू लगाने से आपको ये होता है कि आपको एक ये जानकारी हो जाती है कि इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन अगर आपके रिपीट होते हैं तो आप जो है उनको अच्छे से कर सकते हैं, उस तरह के या उसके जैसे फॉर्मेट के। तो इसलिए जो है आप पीवाईक्यूज को लगाइए, टेस्ट सीरीज को भी लगाते रहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन पे ही ध्यान दीजिए। करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो था, रीजनिंग जो है वो इजी आ रही है। जैसे आप टीचर्स के लिए पढ़ते थे, अगर आप उस तरह से ही पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से जो 25 क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी ऐसा कुछ नया चैप्टर जोड़ दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो रीजनिंग में आप आराम से अगर पढ़ के जाते हैं तो आराम से 20 मिनट के अंदर जो है वो 25 क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो रीजनिंग को ओवरऑल इजी माना जा सकता है। करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स की। तो जो मैथ का पेपर आ रहा है वो आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है पेपर में किसी के पेपर में अर्थमेटिक ज़्यादा आ रही है, किसी के पेपर में एडवांस जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं,
तो आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस शिफ्ट में किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग बता रहे थे कि मॉन्टियाल है या फिर जो है क्वार्टाइल डेविएशन है, कार्ल पियर्सन की इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें जो लोग बता रहे थे कि ज़्यादा आ रही हैं, तो ये सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जो आपके टॉपिक मैथ के हैं टीचर के समय में थे, उन्हीं से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन पे आप फोकस रहिए। लेकिन हाँ, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है और क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी हो रहे हैं, तो इसलिए आपको मैथ में समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो मैथ को हम मॉडरेट टू टफ लेवल में रख सकते हैं। बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। वोकैब जो आपकी आ रही है, जो आप किताबें पढ़ते हैं उनसे ही आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ वोकैब ऐसी भी होंगी जो आपको किसी भी किताब से नहीं मिलने वाली है। तो वो जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं या जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वही केवल उन वोकैब को कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्पेलिंग की। स्पेलिंग जो आ रही हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आपको देख के समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या बने कि ये स्पेलिंग बन जाए। तो स्पेलिंग एक तरह से कठिन हो सकती हैं, कठिन आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं पैसेज की। पैसेज जो हैं जितने भी अब पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, तो पैसेज को करने में जो है आपको वो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसलिए पैसेज जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का पेपर भी जो है वो टाइम टेकिंग है, तो इसमें टाइम लग रहा है। तो अगर हम इस तरह से ओवरऑल बात करें तो इंग्लिश का जो पेपर आ रहा है, मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन आ रहा है, उसको हम मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे, ठीक से आपने पढ़ा होगा, तो आप 20 से 22 क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पर जीएस की, जनरल अवेयरनेस की और जनरल साइंस की। तो देखिए जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से पॉलिटी जो है, उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी भी आर्टिकल को पूछा सकता है, आर्टिकल 263 वगैरह कुछ भी आर्टिकल अनुसूची पूछी जा रही है, तो आप कुछ भी इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो आपके लोक नृत्य वगैरह पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ पूछे जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कल्चर से टॉपिक आ रहे हैं, जैसे कि हमने बताया लोक नृत्य वगैरह, वो बहुत ज़्यादा कठिन आ रहे हैं। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज हैं, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हो, 4 ऑप्शन लिखा हो, आपको चुनना हो। क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, मतलब क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे स्टेटमेंट लिखी होगी, फिर आपको जो है उसका आंसर देना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उस तरह का पेपर का पैटर्न जो है वो जीएस में वो इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जीएस जो है वो टफ रहेगी, टफ है, बहुत ज़्यादा टफ आ रही है इस बार। तो ये तो बात हो गई आपकी जीएस की। अब मैंने जैसे बताया कि जो स्टैटिक जीके वगैरह है उनसे लोकनृत्य वगैरह क्वेश्चन बहुत हो जा रहे हैं। इसी तरह से इस बार करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर के पीछे जो है वो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के जो है जीएस का पोर्शन अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं आंसर की और कट ऑफ के बारे में। तो देखिए आंसर की अभी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 25 से ज़्यादा शिफ्ट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो अभी तो उनके ही पेपर 26 सितंबर के बाद होते रहेंगे, पहले वो सारी शिफ्ट हो जाएंगी, उसके बाद ही आंसर की वगैरह जारी की जाएगी। और अभी तो आप देख सकते हैं कि फेज 13 जो है उसकी भी आंसर की जो है नहीं आई है। तो एसएससी सीजीएल की आंसर की अभी जल्दी आने की कोई संभावना नहीं है, जब तक कम से कम सब शिफ्ट के पेपर नहीं जाते तब तक तो आने की कोई भी संभावना नहीं है। और फिर बात करते हैं कट ऑफ वगैरह की। तो कट ऑफ वगैरह जो है वो तो आंसर की जारी होने के बाद जब रिजल्ट आएगा प्री का, उसके बाद ही आप उसके बारे में कोई भी बात कर सकते हैं। अभी तो उसके बारे में अनुमान लगाना भी बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। बहुत से लोग इसके बारे में वीडियो बनाने लगेंगे कि कट ऑफ। अभी आप कोई भी अनुमान नहीं सकते कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर जो है वो अलग अलग तरह से आ रहा है, तो आप कट ऑफ का कोई भी एग्जाम नहीं लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फर्दर स्ट्रेटजी की, मतलब आगे के पेपर जो एसएससी के होने वाले हैं उनके लिए आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि जो आपके आगे के पेपर होने वाले हैं उनको में आप जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं उनको आप एक मॉक की तरह लीजिए, उन पर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए कि आपने सोचिए कि आपने टेस्ट सीरीज लगा दी तो इस तरह का ही पेपर आ जाएगा, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। तो आप जो है उनको मॉक की तरह लीजिए, और फिर जो प्रीवाईक्यू हैं उन पर भी भरोसा करिए और प्रीवाईक्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। उसके बाद जो है जो सिलेबस है, ये मत सोचिए कि सिलेबस से कोई बता रहा है कि इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिलेबस आप टीचर के समय में पढ़ते थे और जो डिफाइंड सिलेबस है एसएससी के द्वारा, उसको बस पूरा से पूरा करने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपने पढ़ा है उस पर एकदम अडिग रहिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए।
तो यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो है वो आपकी रहेगी। और आपको ये कोशिश जरूर करनी है कि जो भी आप एग्जाम दें एसएससी का, उसका सिलेबस जरूर पूरा कर लें, मतलब जितना उसमें बताया गया है उसको पूरा करके ही जाएं और कई बार उसका रिवीजन कर लें। बस इतना ही आप करेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया एसएससी का ऑल ओवर रिव्यू एसएससी सीजन 2025 का। तो अब आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत जो है वो पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।